गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट उसका पार्ट ए चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। उसके बाद में अपना आज का टॉपिक रहेगा इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी परमाणु कक्षक। तो परमाणु कक्षक की डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद में हमें इसके अंदर श्रोडिंजर की जो वेव इक्वेशन है उसको यहाँ पे पढ़ना है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ये भी पूछी जाती है जहाँ में 4 नंबर में आती है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से दी गई थी कि परमाणु में नाभिक और यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान, और सामान्यतः नाभिक के चारों ओर के इस स्थान को हम वर्ताकार मानते हैं। तो परमाणु में नाभिक, ये नाभिक हो गया न्यूक्लियस। तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है या मैक्सिमम होती है उसे परमाणु कक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पे निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है, मैक्सिमम होती है या अधिकतम होती है, उस स्थान को परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब एक नाम आता है ऑर्बिट और एक नाम आता है ऑर्बिटल, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये तो है कक्ष और ये क्या होता है, कक्षक होता है। ठीक है, ये कक्ष और ये कक्षक है। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो कक्ष होता है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² होते हैं, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होते हैं। ये अंतर है इसके अंदर कि एक ऑर्बिट या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होगी, जहाँ पे n क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ये इस टॉपिक के बाद में आएगा अपना मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और एक कक्षक या ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये अंतर होता है कक्ष और कक्षक में। कक्ष में आता है ऑर्बिट और ये आता है ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद देखें आप, ये था इसमें एक परमाणु कक्षक की डेफिनेशन लिखेंगे कि वह परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे परमाणु कक्षक कहा जाता है। और परमाणु कक्षक, एक परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है वो हो सकते हैं। उसके बाद वो बोल देना कि एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होगी। तो एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है कक्ष में, ऑर्बिट में, जहाँ पे n क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या होती है। अब मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, ये इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्वांटम संख्याओं का, उसके अंदर पढ़ेंगे। अब अपनी जो इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग है वो रहेगी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बड़ी है ये और इम्पोर्टेंट भी है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगी। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हिंदी में भी इसका यही नाम है, श्रोडिंजर की या श्रोडिंजर तरंग समीकरण। ठीक है, श्रोडिंजर तरंग समीकरण। पहले तो देखो इसमें 3-4 लाइनें जो लिखनी है वो क्या रहेंगी। श्रोडिंजर रहेगा इसमें साइंटिस्ट का नाम। श्रोडिंजर ने ये समीकरण डी थी, इसलिए इस समीकरण को क्या बोलते हैं, श्रोडिंजर तरंग समीकरण बोलते हैं। क्यों दी थी श्रोडिंजर ने ये समीकरण, वो देखो। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा कि डी ब्रोगली की जो तरंग होती है, डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली की तरंगों पर गणितीय गणनाएं लागू करके श्रोडिंजर ने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना को बताने के लिए एक समीकरण दी जिसे श्रोडिंजर की तरंग समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि ये समीकरण श्रोडिंजर ने दी थी, गिवन बाय श्रोडिंजर, ये इसके साइंटिस्ट का नाम है।
क्यों दी थी, तो उसमें क्या लिखा जाएगा सेकेंड लाइन इसके अंदर कि डी ब्रोगली की तरंगों पर गणितीय गणनाएं लागू करके श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए अपनी एक समीकरण दी, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के नाम से जाना जाता है या श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा जाता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अंदर श्रोडिंगर ने क्या माना कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, अपरगामी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स अपरगामी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, ये मान के दी थी श्रोडिंगर ने अपनी समीकरण। श्रोडिंगर ने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को अपरगामी तरंग के रूप में मानकर अपनी समीकरण दी थी। अब क्वेश्चन आता है कि अपरगामी तरंगें क्या होती हैं, तो इसके लिए श्रोडिंगर ने क्या बताया कि एक डोरी है जिसको यहाँ से यहाँ तक दो पोल है, उसके बीच में बांध रखा है, कस के तना हुआ है डोरी, ठीक है, कस के इस डोरी को बांध रखा। तो ये जो तनी हुई डोरी है, इससे डोरी से संबंधित जो तरंग है उसको हम क्या बोलेंगे, अपरगामी तरंग कहेंगे। और श्रोडिंगर ने यही माना था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो अपरगामी तरंगों के रूप में विद्यमान होते हैं और एक तनी हुई डोरी की तरंगों को अपरगामी तरंगें कहा जाता है, ठीक है। एक तनी हुई डोरी की तरंगों को अपरगामी तरंगें कहा जाता है। ये 4 लाइनें थी जो हमें श्रोडिंगर की तरंग समीकरण में लिखनी है। सबसे पहले कि श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली की तरंगों पर शुद्ध गणितीय गणनाएं लागू करके अपनी एक समीकरण दी, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता को बताती है। और श्रोडिंगर ने यह माना कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपरगामी तरंगों के रूप में विद्यमान होते हैं तथा एक तनी हुई डोरी की तरंगों को अपरगामी तरंगे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगी अपनी जो श्रोडिंगर की जो समीकरण है उसने किस प्रकार से इसका व्युत्पन्न किया था वो पढ़ना है, ठीक है। तो देखें इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसके अंदर किसी भी कण या इलेक्ट्रॉन भी एक कण ही होता है, तो इसके अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। सबसे पहले लाइन लिखनी है हमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अंदर कि किसी इलेक्ट्रॉन या कण की कुल ऊर्जा E, टोटल एनर्जी E, उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। 1 नंबर समीकरण। आगे समझ में ये लाइन लिखनी है, उसके बाद में ये समीकरण लिखनी है। इस समीकरण में के ई किसको बताता है, काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा आपके 12mv², ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। सेकेंड समीकरण नंबर 1 के अंदर जो पीई लिखा हुआ है वो यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता है -kZe²/r, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। तो समीकरण नंबर 1 में के ई काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है, जिसका फॉर्मूला रहेगा 12mv², और ये पोटेंशियल एनर्जी है वो इसको बोलेंगे हम स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला रहेगा -kZe²/r। इसको बोल दिया हमने 2 नंबर समीकरण और इसको बोल दिया हमने 3 नंबर समीकरण। अब समीकरण नंबर 2 व 3 से गतिज ऊर्जा यानी के ई और पीई की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखेंगे, इन दोनों की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 1, 2 and 3। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 व 3 से के ई व पीई की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। आगे समझ में
तो समीकरण नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, देखिए इसके अंदर हाफ एम वी स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस में माइनस में के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर, ये समीकरण बनेगी। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस में के जेड ई स्क्वेयर अपॉन में आर। समीकरण नंबर बन गई 4। ठीक है, उतारे इतना। ठीक है, उसके बाद में देखें आप यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट इसके बड़ी समीकरण है, यहाँ तक हो गया आपके। उसके बाद देखना इसके अंदर आता है एक नेक्स्ट लाइन लिखी जाएगी कि गतिज ऊर्जा को हम निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। लाइन आएगी कि गतिज ऊर्जा को हम निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो देखिए इस समीकरण, किसी भी समीकरण को उसी से गुणा करें और उसी से भाग दिया जाए तो उस समीकरण में कोई फर्क, उस समीकरण की जो वैल्यू आती है उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एम से गुणा करें एम से भाग लें दोनों कैंसिल। हालांकि यहाँ पे कैंसिल नहीं करने, हमें तो फॉर्मूला बनाना है इसका कि हम गतिज ऊर्जा को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, लेकिन किसी भी संख्या को या किसी भी समीकरण को हम उसी संख्या से गुणा करें और उसी से भाग दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखिए एम से गुणा किया, एम से भाग दिया, एम यही है जो यहाँ पे है, यानी पार्टिकल का जो मास है, कण का द्रव्यमान, वो एम है। अब इस एम से ये एम गुणा होगा एम स्क्वायर और ये एम यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा इसके अंदर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m। यहाँ पे 1 इसके साथ में गुणा होकर ये आ गया। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर दिया इसका मतलब भी यही है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर खोल के लिखेंगे तो ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 5। यानी कि हम हाफ एम वी स्क्वायर है, या फिर यहाँ पे लिखे हम हाफ एम वी स्क्वायर है, जो गतिज ऊर्जा है उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है फ्रॉम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, यानी डी ब्रोगली की जो तरंग समीकरण है उससे इसके अंदर क्या आएगा वो देखें आप। डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन है वो क्या थी, mv इज इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा। mv को हम p भी लिख सकते हैं, संवेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है, लेकिन हमें mv के रूप में लिखना है यहाँ पे। तो ये थे डी ब्रोगली की समीकरण। ठीक है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 6 नंबर समीकरण। डी ब्रोगली की समीकरण होगी ना ये, कि किसी गतिशील कण का संवेग उस कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां प्लांक कांस्टेंट h उसका समानुपाती स्थिरांक हो जाएगा। अब देखें इस समीकरण में हम यदि इसको इस प्रकार से इन दोनों का स्क्वायर कर दें, एम स्क्वायर वी स्क्वायर एक साथ में लिखेंगे तो क्या बनेगा एम वी स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसकी भी h का भी स्क्वायर हो जाएगा और लेमडा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 7। आगे समझ में, डी ब्रोगली की जो समीकरण है, समीकरण नंबर 6 है, उसका हमें क्या किया है, स्क्वायर किया है, वर्ग कर दिया। वर्ग कर दिया तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। जब इसका वर्ग होगा तो यहाँ इनका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब ये जो समीकरण नंबर 5 थी उसके अंदर हमने एम वी स्क्वायर है उसकी जगह क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। एम वी स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, एच स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर रखना है। तो समीकरण नंबर 5 ये थी, देखो ये बनेगी लास्ट में कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, यानी इसके इक्वल में क्या है ये, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में 2m। ये है यहाँ पे 5 नंबर समीकरण, इसको लिख दिया हमने नीचे। अब समीकरण नंबर 7 से एम वी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 5 में रखनी है, एम वी स्क्वायर की जगह, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे
नीचे लिखे इसके फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7। ठीक है, लिखे इसको इतना, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7। ठीक है, तो इसमें आएगा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7, समीकरण नंबर 7 से वैल्यू समीकरण नंबर 5 में रख लेंगे। देखिए आप यहाँ पे आएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला बनेगा इसके अंदर h स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद में अपना आएगा, ये बन गई समीकरण नंबर 8। इससे पहले वाली समीकरण कौन सी थी जिसके अंदर हमने वैल्यू रखी थी के, और उसकी जो समीकरण थी इससे पहले वाली थी वो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ये समीकरण में कौन सी थी? 4 नंबर समीकरण थी। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 में हाफ mv की स्क्वायर की वैल्यू ये वाली रखनी है, समीकरण नंबर 8 से रखनी है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 8 से हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखने पर, या फिर हम डायरेक्ट ये बोल दें कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 समीकरण नंबर 4 व 8 से समीकरण नंबर 4 व 8 से, तो ये क्या बनेगी? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, ये रखेंगे एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर माइनस में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। समीकरण नंबर बन गई 9। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है माइनस वाली, इसको उठा के इस साइड ले आएंगे तो प्लस में आएगी, या फिर प्लस में आ जाएगी ना, ये तो इसका हम इस तरह से करेंगे एक्स स्क्वायर, ये तो एक साइड में रहेगा इतना, ये तो खुद भी क्या है पहले ही प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ई प्लस के, इस साइड गया ना तो प्लस में हो गए जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 10। हालांकि ये इस साइड गए तो बराबर के इस साइड लिखेंगे, लेकिन एक ही बात है, ये एक साइड में रहेगा और ये एक साइड में लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। लिखें इसको इतना, लिख लिया ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या चेंज करना है। अब ये जो समीकरण नंबर 10 आई है उसके अंदर लैम्डा स्क्वायर को यहीं रखना है, और इसके साथ में जो एच स्क्वायर और 2m उसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या देखो क्या बचेगा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर रखना है। अब लैम्डा स्क्वायर नीचे है तो ऊपर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो 2m लैम्डा के गुणा में है, इस साइड जाएगा तो 2m आएगा ऊपर और एच स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यानी कि इस पूरे को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2m ऊपर और एच स्क्वायर नीचे, क्योंकि ये इसके साथ में क्या है, गुणा में है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2m अपॉन में एच स्क्वायर। अभी इस साइड दोनों के साथ में गुणा में होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, e प्लस में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। समीकरण नंबर बन गई आपकी 11। चेंज क्या किया है, 10 से 11 बनाने के लिए केवल एच स्क्वायर अपॉन में 2m को इस साइड ले गए तो ये इन दोनों के क्या आ जाएगा, गुणा में। ये 2m अपॉन में एच स्क्वायर ई के साथ भी मल्टीप्लाई में है, और के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर के भी क्या रहेगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 11। ठीक है, लिखिए इसको। अब बता कि समीकरण नंबर 11 को तरंग गति का अवकलित समीकरण है। ठीक है,
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिखी जाएगी कि समीकरण नंबर 11 से 1/λ² की वैल्यू तरंग गति के अवकलित समीकरण में रखने पर। अब तरंग गति का अवकलित समीकरण हमें देखना है, तरंग की गति केवल एक डायरेक्शन में मान रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा d² साइन अपॉन में dx² प्लस में 4π² अपॉन में λ² साइन इज इक्वल टू 0। ये है 12 नंबर समीकरण, और 12 नंबर समीकरण ही वह तरंग जो अक्ष डायरेक्शन में गति कर रही है, मोशन कर रही है, उस वेव की अवकलित समीकरण है। ये समीकरण नंबर 12 क्या है? तरंग गति की अवकलित समीकरण है। और इसके नीचे लाइन लिखी जाएगी कि समीकरण नंबर 11 से 1/λ² की वैल्यू तरंग गति की अवकलित समीकरण में रखने पर। ये है तरंग गति की अवकलित समीकरण, समीकरण नंबर 12। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है λ² की, ये क्या है यहाँ पे 1/λ², ऊपर 1 और नीचे λ²। ठीक है, तो यहाँ पे 1/λ² की जगह हमें समीकरण नंबर 11 से वैल्यू रखनी है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ये d² साइन इज इक्वल टू dx² प्लस में 4π²। ठीक है, λ² की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं पूरी ब्रैकेट में, तो ये क्या रहेगी 2m अपॉन में h² गुणा में आ जाएगी, ये इसके साथ गुणा में है, e प्लस में k z² अपॉन में r। ठीक है, और उसके गुण साइन है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 0। ये रहेगी वैल्यू, रख दी हमने वैल्यू, इस प्रकार से आ जाएगा ये। उसके बाद देखो इसमें क्या बनेगा, अब ये जो 2 को इससे गुणा किया 8 हो गया, तो ये समीकरण ही किसी प्रकार से लिखी जाएगी d² साइन इज इक्वल टू dx² प्लस में 8π²m अपॉन में h²। तो इसके साथ में ये रहेगा e प्लस k z² अपॉन में r साइन इज इक्वल टू 0। आगे समझ में, इसके अंदर 4 को 2 से गुणा किया और कुछ नहीं किया, आ गया। उसके बाद में अपने को पता है कि v बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी v होती है ना, v वो किसके बराबर होती है, माइनस में k z² अपॉन में r के बराबर होगी। अब यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में, ये प्लस में होगी तो ये वाली क्या होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ पे हम k z² अपॉन में r की जगह रख सकते हैं -v, और -v किसको बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसी समीकरण को छोटी करें तो क्या बनेगा, d² साइन इज इक्वल टू dx² प्लस में 8π²m अपॉन में h² e माइनस v साइन इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर बन गई आपकी, कितने नंबर तक आ गए थे, 12 तक आ गए थे, 13 नंबर समीकरण है। अब इस 13 नंबर समीकरण के लिए क्या बोला जाएगा, कि समीकरण नंबर 13 है वो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है। कब है, 1D बॉक्स से। 1D बॉक्स का मतलब है कि 1 डायमेंशनल बॉक्स या एक विमीय बॉक्स में अक्ष डायरेक्शन में गति कर रहे कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण हो जाएगी। तो समीकरण नंबर 13 है वो एक विमीय बॉक्स में अक्ष डायरेक्शन में गति कर रहे कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। तो समीकरण नंबर 13 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है वो बन जाएगी। वैसे देखा जाए समीकरण नंबर, ये जो समीकरण है ये भी श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे केवल k z² अपॉन r की जगह हमने क्या रखा है, v रखा है। तो समीकरण नंबर ये और ये दोनों ही क्या है, अक्ष डायरेक्शन में गति करे 1D बॉक्स के लिए श्रोडिंगर की तरंग समीकरण बन जाएगी। अब अपने पास मान लीजिए 3D बॉक्स हो, ठीक है, 3D बॉक्स का मतलब क्या होता है कि वह त्रिविमीय बॉक्स,
थ्री डायमेंशनल बुक्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 3D बुक्स, यानी त्रिविमीय बुक्स है। त्रिविमीय बुक्स में जो पार्टिकल होता है वो तीनों डायरेक्शन यानी अक्ष डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तीनों में क्या करता है, वो गति करता है। तो 4 3D बुक्स यानी त्रिविमीय बुक्स में तीनों डायरेक्शन में गति कर रहे कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण कैसे लिखेंगे, डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में इसी प्रकार से इसका लिखा जाएगा डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी वाई स्क्वेयर, और एक बार जेड के लिए लिख देंगे डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी जेड स्क्वेयर, और यहाँ पे ये रहेगा प्लस में, ये तो कॉमन ही है, केवल इसको एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 3 बन जाएंगे इसके डेरिवेशन, एड फाइव स्क्वेयर एम अपॉन में एच स्क्वेयर और ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। ये आ गई समीकरण नंबर 14। अभी जो समीकरण नंबर 14 है ये भी क्या कहलाएगी आपकी, समीकरण नंबर 14 है वो 3D बुक्स में या त्रिविमीय बुक्स में गति कर रहे कण के लिए श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है। तो समीकरण नंबर 13 तो 1D बुक्स के लिए जिसमें कण केवल अक्ष डायरेक्शन में गति कर रहा है, और समीकरण नंबर 14 है वो त्रिविमीय बुक्स के लिए श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है जिसके अंदर पार्टिकल है वो तीनों डायरेक्शन यानी अक्ष, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में गति कर रहा है। समीकरण नंबर बनाइए। अब समीकरण नंबर 14 को शॉर्ट में करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, ये से लिख दें इसको, डेल स्क्वेयर साइन प्लस में एट फाइव स्क्वेयर एम अपॉन में एच स्क्वेयर और ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। 15 नंबर समीकरण हो गई है। ये समीकरण भी श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है। 15 नंबर इसको शॉर्ट किया है। इस समीकरण में हमने क्या रखा है कि ये जो डेल स्क्वेयर है, डेल स्क्वेयर किसके बराबर लिखा है हमने, ये डी स्क्वेयर अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर अपॉन में डी वाई स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर अपॉन में डी जेड स्क्वेयर। इतने की जगह साइन तो इन तीनों में से कॉमन ले लिया, वो कॉमन लेके यहाँ आ गया, बच गया उसके अंदर ये वाला। इस पूरे की जगह क्या रखा जाएगा, डेल स्क्वेयर लिखा जाएगा। तो ये रख देने पे ये समीकरण बनेगी और डेल स्क्वेयर को यहाँ पे लैप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है। इसके नीचे बना ले। तो समीकरण नंबर जो 15 है वो भी आपकी क्या रहेगी, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण ही रहेगी। समीकरण नंबर 40 को शॉर्ट करके लिखा है ये, ठीक है। उसके बाद में इसकी एक शॉर्ट फॉर्म हो रहा है वो देखें, सबसे शॉर्ट फॉर्म वही रहेगी इसकी। इसको करें वो बन जाएगी इस वाली समीकरण से, समीकरण नंबर 14 से बनेगी। चेंज क्या करना है वो देखो आप, इसके अंदर हमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के इस साइड ले जाएंगे, बराबर से इस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, रहेगा तो ऐसे का ऐसे ही। तो डेल स्क्वेयर साइन इज इक्वल टू प्लस में इस साइड जाएंगे माइनस में आएगा, माइनस एट पाई स्क्वेयर एम अपॉन में एच स्क्वेयर और ई माइनस वी साइन ये आ जाएगा, बन गई। अब इसमें से हम केवल इसको उठा के इस साइड लेंगे, तब ये किस में रखा जाएगा, इसके साथ गुणा में आएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आने के बाद में ये इसके साथ में भी क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। चेंज क्या होगा, एच स्क्वेयर ऊपर हो जाएगा और एट पाई स्क्वेयर एम है वो इसके अंदर कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, इससे बन गई ये वाली समीकरण। अब इससे नेक्स्ट चेंज क्या करना है, समीकरण के अंदर देखें, इस इतने को उठा के माइनस सहित हम इस साइड ले आएंगे, तो इसके साथ में गुणा में होगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाए, तो यहाँ पे आएगा माइनस एच स्क्वेयर
अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम और डेल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, इसके साथ में गुणा में हो गया ये, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा e माइनस वी साइन। अब ये साइन e के साथ में भी और ये साइन v के साथ में भी है। अब और चेंज क्या करेंगे, यहाँ से हम v को उठा के इस साइड ले जाएंगे, इसको खोल के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये इस साइड e साइन माइनस में v साइन ऐसे लिखा जाएगा, और इस साइड में ये है ही माइनस एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम और डेल स्क्वायर साइन। इसको खोल के लिखेंगे तो साइन एक बार इसके साथ गुणा में है और एक बार v के साथ में, तो e साइन माइनस में v साइन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस v साइन को उठा के इस साइड लेंगे, ये इसके साथ माइनस में है तो इस साइड आके प्लस में लिखा जाएगा, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साइन प्लस में v साइन इज इक्वल टू क्या बनेगा e साइन बनेगा। अब देखिए साइन साइन कॉमन ले लिया तो साइन तो लिख दिया हमने यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम, ठीक है, डेल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा v साइन और इक्वल टू में क्या आ जाएगा e साइन। ये बन गया। उसके बाद में क्या आएगा वो देखें, उसके बाद में रहेगा अपना इस पूरे की जगह में क्या लिख दिया h साइन इज इक्वल टू e साइन, या इसके ऊपर हमने ऐसे कैप लगा दिया, तो ये बनेगी समीकरण नंबर 16। समीकरण नंबर 16 है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का सबसे छोटा रूप है, ठीक है। सबसे शॉर्ट में हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने चेंज क्या किए, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया एच केप लिख दिया, तो जहां एच केप इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस में v, इस पूरे की जगह लिखा है। और ये एच केप है क्या, इसको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हेमिल आधा ले आएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 16 श्रोडिंगर तरंग समीकरण का सबसे छोटा रूप है। तो जो बताई थी समीकरण नंबर 12, 13, 15, 16, 14 ये सारी की सारी समीकरण क्या है श्रोडिंगर की तरंग समीकरण के रूप है, सबसे छोटा ये रहेगा। आगे समझ में, ये थी आपकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण। आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।